चलिए समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को समझेंगे। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विश्वास प्रस्ताव क्या है, निंदा प्रस्ताव में क्या अंतर होता है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, एक एक पहलू को समझने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव, किसकी सरकार जो है अविश्वास प्रस्ताव में गिर गई थी, वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके काल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। तो एक एक पॉइंट को समझने के लिए पहले समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव आखिर है क्या। जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव आखिर है क्या, तो एक एक पर्सन को बहुत बारीकी से समझे। देखिए सभी जानते हैं, एक छोटा सा पॉइंट जो है, जो समझने वाला पॉइंट है कि आपके देश में दो सदन हैं। आपके देश में दो सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है भारत में। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो सदन व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली के द्वारा ही भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है। और सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक उच्च सदन है और लोकसभा एक निम्न सदन है। लोकसभा एक क्या है, निम्न सदन है। और ये बात आपने पढ़ी होगी कि अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के तहत केंद्रीय मंत्रि परिषद और लोकसभा सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत अच्छा पॉइंट समझने को मिलेगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्रि परिषद, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो अनुच्छेद 75 में ये बात लिखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पॉइंट को यदि हम समझे तो अविश्वास प्रस्ताव जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या संविधान में कहीं उल्लेख है अविश्वास प्रस्ताव का? तो नहीं, संविधान में तो कहीं उल्लेख नहीं है, मगर अनुच्छेद 118 के तहत आप सदन में नियम बना सकते हो, सदन में कोई भी नियम बना सकते हो। ये लिखा है अनुच्छेद 118 में, ये लिखा है अनुच्छेद 118 में। इसलिए नियम 198 के तहत, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नियम 198 के तहत लोकसभा में, किस सदन में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव आखिर है क्या, किस सदन में आखिर लाया जाता है, क्या इसकी जो है रूपरेखा है? तो लोकसभा सदन में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है, जो संसद भवन है, वहां पर वेस्टमिंस्टर एक जगह का नाम है। तो वहां पर जो प्रणाली बनती है संसद में, तो उसी प्रणाली को वेस्टमिंस्टर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत ब्रिटेन में ही हुई थी। इसलिए आप कह सकते हो कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली के तहत लाया जाता है। यहाँ पर संविधान में, भारतीय संविधान में कहीं अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, मगर फिर भी अनुच्छेद 118 में हम नियम बना सकते हैं, सदन में नियम बना सकते हैं। इसलिए नियम 198 बनाया गया है, 198 बनाया गया है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। किस प्रस्ताव के लिए? अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अब एक नियम 198 क्या कहता है, जब सदन में, लोकसभा में जो सत्ता पक्ष है और वो विश्वास खो देता है, जब सत्ता पक्ष विश्वास खो देता है, या गठबंधन का मिला जुला जो है, जो दल है, मान लिया कभी गठबंधन की सरकार आ जाती है और विपक्ष को ये मालूम हो जाता है कि ये गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, तब विपक्ष के द्वारा सदन में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि अविश्वास प्रस्ताव यदि पूछा जाए किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों सदन में, तो ध्यान रखना है केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विपक्ष के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, विपक्ष के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और होती क्या है पूरी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को भी समझें। विपक्ष के द्वारा शुरुआत की जाती है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। लोकसभा में जो होते हैं स्पीकर, स्पीकर को जो है सूचना दी जाती है और एक लिखित सूचना दी जाती है। स्पीकर को लिखित सूचना दी जाती है विपक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। 50 सांसदों का समर्थन
50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है। 50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है। आप ऐसे ही नहीं किसी जो है सत्ताधारी दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते जब तक आपको 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो विपक्ष को भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तो 50 सांसदों का यदि विपक्ष के पास समर्थन है तभी जो है वो एक लिखित रिपोर्ट स्पीकर को देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। 10 दिन का समय मिलेगा, 10 दिन का समय मिलेगा। 10 दिन तक जो है आपके लोकसभा स्पीकर इस प्रस्ताव की रूपरेखा रखेंगे। 10 दिन का आपको समय मिलेगा। 10 दिन के समय में एक फ्लोर टेस्ट होगा। एक क्या होगा? फ्लोर टेस्ट। जो सत्ताधारी दल है वो अपना बहुमत साबित करता है लोकसभा में। देखिए अविश्वास प्रस्ताव की क्या रूपरेखा है। 10 दिन का समय मिलता है और लोकसभा के स्पीकर कहते हैं कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया है। सत्ताधारी पक्ष से कहा जाता है कि अब आप जो है एक वोटिंग होगी, एक बहुमत होगा और उस बहुमत के तहत ही आप सदन में अपना बहुमत जो है साबित करिए कि आप जो है निश्चित बहुमत में हो या नहीं हो। उस बहुमत को साबित करने के लिए होता क्या है? सदन में वोटिंग होती है। सदन में क्या होता है? वोटिंग होती है। मान लिया लोकसभा सदन में 543 सदस्य उपस्थित हैं। 543 सदस्य उपस्थित हैं। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार भंग हो जाती है, दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं। मगर यदि सत्ताधारी पक्ष के पास यदि उसके जो है सपोर्ट में 543 में से 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, तो 543 का आप 50% निकालिए और प्लस 1 करिए। मान लिया 272 या 273 एमपी जो हैं, सांसद जो हैं, यदि सत्ताधारी पक्ष के समर्थन में वोट देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। मान लिया विपक्ष की जो योजना थी वो जो है साबित नहीं हो पाती है, विपक्ष हार जाता है, सत्ताधारी पक्ष जीत जाता है। यदि 50% और प्लस एक सांसद अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देते हैं, तब जो है लोकसभा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, लोकसभा भंग हो जाती है और इलेक्शन दोबारा होते हैं। तो एक एक पॉइंट को आपने समझना है कि 50% प्लस 1 सांसदों का जो है समर्थन अनिवार्य है। सांसदों का समर्थन अनिवार्य है यदि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने पास कराना है किस सदन में? लोकसभा में। किस सदन में पास कराना है? लोकसभा में पास कराना है। और जो पूरी प्रक्रिया का समय है वो कितने दिन का है? वो है आपके 10 दिन का। ये जो सारी संपूर्ण प्रक्रिया है नियम 198 के तहत होती है, लोकसभा सदन में होती है। अब ये कब जो है समय आया, तो एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले संसद में अविश्वास प्रस्ताव की यदि बात करें तो सबसे पहली बार आचार्य JB कृपलानी ने ये सदन में पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने वाले सबसे पहले कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था सबसे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव। 1963 में लाया गया था। 347 के मुकाबले 62 वोट से गिरा प्रस्ताव। मतलब कि विपक्ष को जो है 62 सांसदों का समर्थन मिला और जो सत्ताधारी पक्ष था उसको 347 सांसदों का समर्थन मिला। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यदि ये पूछा जाए परीक्षा में सबसे पहले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। लाने वाले थे JP कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था क्योंकि विपक्ष को केवल जो है उसमें समर्थन मिला था केवल 62 का ही, 62 सांसदों का समर्थन मिला था। तो पहली बार जिसकी सरकार गिरी थी, यदि यहां से प्रश्न पूछा जाए तो पहली बार 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। जी हां, पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद। तो सरकार गिर गई थी, किसकी गिरी थी? मोरारजी देसाई की। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सरकार किसकी सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद? तो मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी जो है ऐसी प्रधानमंत्री रही है कि जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा बार 15 बार प्रस्ताव लाया गया था। सबसे ज्यादा प्रस्ताव ज्योतिर्मय बसु एक CPM नेता थे
ने पेश किए। अब तक सबसे ज्यादा प्रस्ताव जो है सदन में किसने पेश किए? ज्योतिर्मय बसु ने पेश किए। 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मगर चौधरी चरण सिंह ने पहले ही भांप लिया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, उन्होंने पहले ही सदन में इस्तीफा दे दिया था। तो 1979 की घटना है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के खिलाफ, जी हाँ, वीपी सिंह के खिलाफ ये जो है लाया गया था और उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। 1993 में नरसिंह राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक वोट से हार गए थे। ये था अविश्वास प्रस्ताव की पूरी कहानी। कम से कम 27 बार अब तक अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं 27 बार अब तक अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। यदि सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा जाए वह प्रधानमंत्री बताइए जिसके विरुद्ध सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, तो वे हैं इंदिरा गांधी। यदि पूछा जाए सदन में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव किसने पेश किए, तो ज्योतिर्मय बसु के द्वारा पेश किए गए। यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसके विरुद्ध सबसे पहले लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जब थे 1963 में सबसे पहली बार लाया गया था। लाने वाले थे जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। किसकी सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद, तो आपने ध्यान रखना है मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद। अब विश्वास प्रस्ताव क्या है, इसको यदि पढ़ें तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में केवल एक बारीकी से अंतर है कि विश्वास प्रस्ताव तो सत्ताधारी दल द्वारा लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किस सदन में लाया जाता है, तो केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव की यदि बात करें तो विश्वास प्रस्ताव लाने का काम सत्ता पक्ष करता है। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। सरकार के बने रहने के लिए विश्वास प्रस्ताव का पारित होना मतलब मंजूर होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। देखिए, यदि सरकार को लग रहा है कि विपक्ष किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव सदन में ला सकती है, तो विपक्ष से पहले ही सत्ताधारी दल भी जो है पहले ला सकता है विश्वास प्रस्ताव। तो ये लोकसभा में लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव, और किसके द्वारा लाया जाता है, सत्ताधारी दल के द्वारा लाया जाता है। यदि बात करें धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, तो आर्टिकल 87 में क्या लिखा है, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का संबोधन या राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है, अनुच्छेद 87 में है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। किसी भी सत्र के सबसे पहले अवसर, जैसे कि बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, या कोई नई लोकसभा बनती है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल उसे तैयार करते हैं। और राष्ट्रपति का अभिभाषण की संपूर्ण प्रक्रिया अनुच्छेद 87 अनुच्छेद 87 में लिखी है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण चुनाव के पहले सत्र मतलब कि नई लोकसभा के गठन के समय सबसे पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है जो है। और उसके बाद आपका वित्तीय वर्ष मतलब कि कोई भी आपका बजट सत्र है, बजट सत्र के सबसे पहले जो है अवसर पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचते हैं। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति जो अपना अभिभाषण देते हैं वे संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो कार्य हैं उसकी चर्चा होती है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के कार्यों की चर्चा होती है, और उसे भी जो है संसद में पास कराना बहुत अनिवार्य है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्यों का उल्लेख होता है, उसको भी पास करवाना अनिवार्य होता है सदन में, तो पास करवाने के लिए 50% प्लस 1 सांसदों का
जो है बहुमत होना अनिवार्य है, तो इसे ही कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव, इसे ही कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है, इस प्रस्ताव को सदन में पारित होना आवश्यक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि धन्यवाद प्रस्ताव कब ला जाता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ला जाता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ला जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। इस पर भी वोटिंग होती है और इसका पास होना का मतलब है कि सत्ताधारी दल के पास बहुमत है, वो अपनी सरकार चला सकता है सदन में। तो धन्यवाद प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ला जाता है। निंदा प्रस्ताव क्या है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। देखिए, निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि निंदा प्रस्ताव पास हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। निंदा प्रस्ताव, इसमें एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव भी यदि आपसे पूछा जाए तो निंदा प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा ही सदन में पेश किया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने हेतु स्थानांतरित किया जाता है। ये जो है विशिष्ट नीतियां, यदि किसी मंत्री के जो है कार्यों की नीति सही नहीं है तो इसके विरुद्ध विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो नीतियों और कार्यों के लिए सदन में लाया जाने वाला प्रस्ताव ही नीतियों और कार्यों के लिए सदन में लाया जाने वाला प्रस्ताव ही निंदा प्रस्ताव कहलाता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। पास हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। मान लिया किसी मंत्री के समूह के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध विपक्ष सदन में उसकी कार्यों और उसके नीतियों के खिलाफ जो है यदि निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है, यदि वो पास हो जाए निंदा प्रस्ताव, तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका निंदा प्रस्ताव, ये आपने समझना है। देखिए, कटौती प्रस्ताव क्या है, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह 4 प्रकार का होता है। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जैसे साधारण कटौती प्रस्ताव, साधारण कटौती प्रस्ताव। देखिए, कटौती प्रस्ताव क्या होता है? मान लिया संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है और यदि संसद में ये लगे कि चर्चा समाप्त करके मतदान कराया जाए, चर्चा समाप्त करके अब यदि मतदान कराया जाए उस मुद्दे पर, तब आप कहोगे कि वो साधारण कटौती प्रस्ताव हुआ। वो क्या हुआ? साधारण कटौती प्रस्ताव। केवल चर्चा समाप्त करके मतदान सीधे करा लिया जाए। घटकों में कटौती क्या है? केवल प्रमुख बिंदुओं, केवल प्रमुख बिंदुओं के समूह पर चर्चा करने के लिए। मान लिया कोई सदन में आपका जिस पर चर्चा चल रही है, जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, तो इनमें से केवल मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उन पर ही चर्चा कर लीजिए, तो उसे कहा जाता है घटकों में कटौती प्रस्ताव। कंगारू कटौती क्या होती है? कुछ बिंदुओं पर ही चर्चा, कुछ बिंदुओं पर ही चर्चा की जाती है, तो उसे जो है कंगारू कटौती प्रस्ताव कहते हैं। जैसे मान लिया ये मुद्दे पर चर्चा चल रही है, तो पहले एक जो पॉइंट है उस पर चर्चा कर ली, उसके बाद में दूसरा पॉइंट छोड़ दिया, तीसरे पर चर्चा कर ली, चौथा छोड़ दिया, पांचवें पर चर्चा कर ली। तो कंगारू जैसे ऐसा जो है छलांग लगाता है, तो ऐसे ही जो है ये छलांग लगाता हुआ जो प्रस्ताव है इसे ही कंगारू कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कंगारू कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। गिलोटिन कटौती प्रस्ताव क्या होता है? छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा। जो बिंदु छूट जाते हैं, मान लिया आप जो है कुछ बिंदु रह गए जिन पर चर्चा करनी आवश्यक थी, तो बाद में किसी सांसद का, किसी मंत्री का ध्यान जाता है कि उस जो है तथ्य में वहां पर चर्चा करना बहुत अनिवार्य था, तो छूटे हुए बिंदुओं पर, छूटे हुए बिंदुओं पर यदि पुनः चर्चा की जाती है तब उसी जो है को गिलोटिन कटौती प्रस्ताव कहते हैं। गिलोटिन कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो सभी समिति तथा प्रस्ताव की चर्चा ये किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 118 में। सभी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 118 में है। चलिए समझते हैं। जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, तो किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए लाया जाता है। मान लिया कोई मंत्री है, जैसे रेल मंत्री हो गए, पर्यावरण मंत्री हो गए, और रेल मंत्री या सड़क परिवहन मंत्री है। सड़क परिवहन मंत्री को नहीं पता है कि किसी छोटे क्षेत्र में कहाँ पर सड़क का निर्माण होना है, कहाँ पर क्या है, तो उसी जो है का मंत्री जो है उनको ध्यान आकर्षित कराने के लिए
सत्ताधारी दल के जो है सांसद उस जो है मंत्री को उस एरिया का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ही सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। इसमें ध्यान आकर्षित करते हैं मंत्री का कि आपके इस क्षेत्र में इस कार्य पर जो है वहां पर चर्चा होना बहुत अनिवार्य है। ये कोई भी ला सकता है, विपक्ष के मंत्री, विपक्ष के जो है आपके सांसद हैं या सत्ताधारी दल के सांसद हैं, वो जो है उस क्षेत्र के मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए सदन में लाया जाने वाला ही धन्यवाद आकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? ये आपातकालीन या आकस्मिक मुद्दों पर चर्चा के लिए पहले से चल रही चर्चा को रोकने के लिए लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्य की सहमति अनिवार्य है। 2.5 घंटे इस पर चर्चा होती है। मान लिया किसी मुद्दे पर सदन में चर्चा चल रही है और कोई आपातकालीन स्थिति देश में आ गई, जैसे कश्मीर में कोई आपातकालीन स्थिति आ गई या कोरोना महामारी आ गई अचानक, ठीक है, तो सदन में जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है उसे तो रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो कोई आकस्मिक मुद्दा है, आपातकालीन मुद्दा है। तो 50 सांसदों की सहमति आवश्यक है इस प्रस्ताव को लाने के लिए। किस प्रस्ताव को लाने के लिए? स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए। मान लें किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, तभी सदन में उस आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा होती है। तो स्थगन प्रस्ताव इसे ही कहा जाता है। ये आपातकालीन स्थितियों में ला जाता है। कौन सा प्रस्ताव? स्थगन प्रस्ताव। और इस पर जो चर्चा होती है तो कम से कम 2.5 घंटा इस पर चर्चा होती है। तो उम्मीद है जितने प्रस्ताव हैं आपने समझ आए होंगे। अविश्वास प्रस्ताव कब ला जाता है, कौन से नियम हैं, किस प्रणाली पर आधारित है, सभी प्रश्नों को हमने अच्छी प्रकार समझा है। मिलते हैं भारतीय संविधान की एक नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।